वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों। आपका स्वागत है करंट अफेयर की नई वीडियो में, जिसमें आज हम द हिंदू को कवर करेंगे वापस से। ठीक है, और ये है 30 जून का द हिंदू। ठीक है, तो 30 जून का ये हिंदू है और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे अपन। और अब देखते हैं इसमें सबसे पहले इसका फ्रंट पेज। ये इसका फ्रंट पेज है, दो पार्ट में है, एक आधा इधर आधा इधर। तो फ्रंट पेज में जो द हिंदू है उसमें सबसे ऊपर देखोगे तो अब यहाँ पर ये जुबैर जी हैं। 2018 में इनका जो ने ट्वीट करा था वो अकाउंट गायब हो गया था। ठीक है, जुबैर जो आर्ट न्यूज़ के को फाउंडर है, ये उनकी पिक दे रखी है, आप देखो तो यहाँ पर 2018 का जो केस है उनका ऊपर, जो दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट करा। इसके साथ साथ में दोस्तों निर्वाचन आयोग ने एक न्यूज़ और दी यहाँ पे ब्रीफ में आप देखोगे तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो 6 अगस्त तक होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट बेस है भक्तों का अमरनाथ यात्रा का, वो पहुँच चुका है कहाँ पर, अमरनाथ। ठीक है, जो कि कश्मीर में पड़ता है। अगर आप देखें तो लगभग 4890 यहाँ पे जो भक्त पहुँच चुके हैं और अब आगे और पहुँचेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे है जोकोविच साहब। ठीक है, जोकोविच साहब यहाँ पर एंटर हो चुके हैं थर्ड राउंड में। विंबलडन जो चल रहा है अभी, टेनिस ओपन। ठीक है, अब इस फ्रंट पेज में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, न्यूज़ तो यहाँ पे 4-5 है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे जो केजरीवाल साहब हैं उनने यहाँ पर ऑर्डर करा है 12 ने घोषणा करी कि 2024 तक 12,000 बसेस हो जाएगी। ठीक है, ये भी हम देखेंगे और कैसे होगी, कौन कौन सी होगी। उसके अलावा यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उनने जामिया जी हैं, उनकी जो अपील है उसको मंजूर कर लिया। उसको की सुनवाई जो होगी 3 जुलाई को होगी। अगर ये जामिया जी के बारे में आपको नहीं पता तो जामिया जो है ये मेनली जो अभी राइट हुए थे ना दोस्तों, नूपुर शर्मा के जो उसके बाद हुए थे राइट्स दंगे हुए थे फसाद, जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और दूसरी जगह हुए थे, उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है जो घर टूटे थे। तो आप कह सकते हैं यूपी वर्सेस वहाँ की जो जामिया जी उनके खिलाफ ये केस है। मतलब उनका कहना ये है कि जो उनके घर तोड़ेगा वो इलीगली तोड़ेगा यूपी गवर्नमेंट द्वारा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे उद्धव ठाकरे के रिजाइनेशन से कल दोस्तों हुआ क्या, रात के 9 बजे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे था वो नहीं लगाया। किस पे, फ्लोर टेस्ट पे। बीजेपी ने आपको मालूम है मांग करी थी महाराष्ट्र में कि फ्लोर टेस्ट होना मांग। तो यहाँ पर जो है उद्धव जी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन मना कर दिया फ्लोर टेस्ट पे स्टे देने के लिए। अब उन्हें फ्लोर टेस्ट पे जो स्टे तो नहीं दिया। उसके बाद जो है उद्धव जी ने दोस्तों रिज़ाइन कर दिया है अपने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे। और अब आगे की स्थिति दोस्तों ये है कि जो इनके जो सीएम थे, जो इनके एमएलए थे दोस्तों, सॉरी शिवसेना के जो एमएलए थे, वो फिलहाल जो थे वो सूरत से होते हुए गुवाहाटी गए थे। अब गुवाहाटी से ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ पे थे, हम महाराष्ट्र पे थे। ठीक है, तो महाराष्ट्र में आप देखो तो अभी की स्थिति ऐसी है, जो इनके एमएलए हैं, जो कि 40 कुछ एमएलए हैं जो कि गुवाहाटी चले गए थे, वो गुवाहाटी से अब आएंगे गोवा। ठीक है, वाया गोवा मुंबई पहुँचेंगे। ठीक है, इस फ्लोर टेस्ट के लिए, जो कि आज होने को है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है इसमें, फैसला आता है दोस्तों। और अभी की हालत में तो कौन सी बनेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन मेजोरिटीज़ हम कह सकते हैं कि हो सकती है कि जो है बन जाए, जो अकाड़ी जो है बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व सीएम थे, वही वापस से बन सकते हैं। ये अभी की स्थिति दोस्तों, लेकिन जो बड़ा झटका यहाँ पर उद्धव ठाकरे को लगा है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों जीएसटी काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट है, जीएसटी काउंसिल को देखेंगे अपन, क्या है जीएसटी काउंसिल ने क्या नए बदलाव करे अपने रेट्स में, ये देखेंगे। और ये जो प्रॉब चल रहा था दोस्तों यहाँ पर जो कि अब पाकिस्तान लिंक उदयपुर मर्डर केस का। ठीक है, तो उदयपुर मर्डर केस आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा अभी चल रहा है न्यूज़ में, मेन स्ट्रीम मीडिया में। जो मर्डर केस में जो एलिग्ड जो अंदर हुए दोस्तों 2 पर्सन, उनमें से एक का ऐसा बताया जा रहा है कि उनका जो कि पाकिस्तान बेस्ड किसी आतंकवादी संगठन से उनका संगठन है। उसमें से एक जो बंदा था जिसका नाम है, आई थिंक मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, लेकिन हाँ उसका जो है पाकिस्तान से संबंध है। वो अभी हाल ही कराची में कुछ महीने पहले विजिट पे गया था। अभी फिलहाल में उदयपुर की जो केस है वो एनआईए ने ले लिया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने इसको अपने अंदर ले लिया। ठीक है, वो इसको संभालेगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पर है जो ओवैसी के 4 एमएलए थे दोस्तों, उसमें से 4 जो है आरजेडी में शामिल हो गए दोस्तों। ये इसका दे रखा है, तेजस्वी यादव की पार्टी, आपको बता दें। अब इसी के साथ वहाँ पे उनकी जो असेंबली में 80 विधायक हो गए दोस्तों, और लार्जेस्ट पार्टी हो गई है दोस्तों बिहार की तेजस्वी यादव की आरजेडी। अभी फिलहाल में आप देखो तो बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा 77 एमएलए। ठीक है, अब यहाँ पर इनके ज़्यादा हो चुके हैं। आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो रही है अनित थापा की, इसको भी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, ब्रीफ में तो हमने देख लिया दोस्तों, ये पूरा था दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये दिल्ली वाला, तो दिल्ली वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत ही। जो केजरीवाल साहब ने कल घोषणा करी इस सर्विस, दिल्ली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केजरीवाल जी का कहना है कि 2024 तक 12,000 जो बस हो जाएगी यहाँ पर दिल्ली में। अभी किस हिसाब से होगी दोस्तों 12,000 बस? तो ये देखिए दिल्ली बस जो है यहाँ पर, ठीक है, तो ये दिल्ली जो बस है उनके किस हिसाब से होगी दोस्तों,
तो दोस्तों यहाँ पर जो है इन्होंने डाटा दिया है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट द्वारा 1950 कुछ बस जो कि ली गई है, इसमें से 1500 बस जो होगी इलेक्ट्रिक होगी और 450 जो कि CNG होगी। अगर डिलीवरी जो कि 2022 तक इसकी हो जाएगी, ठीक है। और साथ साथ में इन्हें 2023 तक इसको इंक्लूडिंग टोटल इनका डाटा बता रहा है कि जो 2024 तक 2025 तक जो इनकी बस हो जाएगी 11,910 हो जाएगी। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 2024 तक इनके पास कुल 12,000 बस हो जाएगी। दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी 4,880 बस का और एक टेंडर यहाँ पे पास भी करेगी वो, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक बस भी है। अब इससे और 2-3 योजनाओं का मैंने करा, उन्होंने बोला जो जनरेटिंग ग्रीन जॉब्स है वो भी होगी यहाँ पर। साथ साथ में स्मार्ट अर्बन जो फार्मर है, जो सिटीजन है, वो फ्रूट और वेजिटेबल का सेल्फ कंजम्पशन कर सकेंगे, ठीक है। और साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपर्ट विल बी हेयर्ड अंडर द स्कीम टू कंडक्ट 400 अवेयरनेस वर्कशॉप्स, 60 इंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। साथ में जो फ्री राशन स्कीम जो इनकी द्वारा चलाई गई थी उसको भी इन्हें बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 17 लाख रेसिडेंट जो है यहाँ पर कंटिन्यू सितंबर 30 से इस स्कीम को अप्रैल 2022 से ले रहे हैं। आगे बात करते हैं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कल के लिए। जो GST काउंसिल थी दोस्तों, उसने यहाँ पर कुछ रेटें बढ़ाई है और कुछ रेटें चेंज भी करी है कुछ प्रोडक्टों की, और इससे काफ़ी बोला जा रहा है कि कुछ सामान महंगे होंगे, ठीक है। इसको देखते हैं। काउंसिल हाइक टैक्स ऑन ओवर 2 डजन गुड एंड सर्विस ऑन जुलाई, मतलब 2-3 चीज़ों में यहाँ पे इन्हें बढ़ाया दोस्तों काफ़ी सारा, ठीक है। तो जुलाई 18 को दोस्तों टैक्स हाई हुआ है दोस्तों काफ़ी सारे गुड और सर्विस पे, ठीक है। जैसे कि आप देखो तो जो पैक्ड बटर मिल्क जो आता है, कर्ड आता है, दही और बटर मिल्क, इस पे जो लो कॉस्ट जो था टैक्स मतलब नहीं लगता था, उसको यहाँ पे टैक्स 5% कर दिया गया दोस्तों। और जो लो कॉस्ट चेक्स होते थे दोस्तों, उन पे भी यहाँ पे 5% टैक्स लगाया गया है, ठीक है, GST लगाया गया है। इसके अलावा दोस्तों देखें इसमें और क्या चेंजेस करे गए, तो और जो चीज़ें आप देखोगे वो बढ़ाए गए हैं यहाँ पर। जो यहाँ पे स्टेबल पे आप देखोगे 12 बहुत सारी चीज़ों में जो टैक्स कम थे 12% लगते थे उनको 18% करा गया, जहाँ 5% लगते थे उनको 12% करा गया। जैसे कि आप देखोगे चाकू और स्पून और फॉक और इन सब पे 12% टैक्स थे तो अब उसको 18 कर दिया है। जो LED लैंप्स और लाइट थे वहाँ पे 12% टैक्स था तो उसको 18% कर दिया गया। और वाटर पम्प्स जो होते हैं और डीप ट्यूबवेल्स और टर्बाइंस जो भी हम इस्तेमाल करते हैं बोरवेल्स में, वो पहले 12% GST मानते थे तो उनको 18% कर दिया गया। सोलर वाटर हीटर और जो सिस्टम है वो 5% लगता था, क्योंकि आपको मालूम है सोलर एनर्जी ग्रीन एनर्जी का पार्ट है, तो इसमें भी दोस्तों टैक्स यहाँ पे पता नहीं क्यों 12% कर दिया गया। डेयरी चीज़ों में भी दोस्तों 12% 18% कर दिया गया है। नो कॉन्ट्रैक्ट रोड, रेलवे, मेट्रोज और इन सब कैनल डैम्स और इन पर 12% 18% कर दिया गया दोस्तों। आगे बात करें तो कुछ जगह कम भी करा है, जैसे कि ऑस्टोमी अप्लाइंसेज जो होती है उसमें 12 से 5 कर दिया गया है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक्स जो होते हैं आपके जो हम समझते हैं जो अप्लाइंसेज होती है स्प्लिंट फीचर्स, इनमें भी दोस्तों लेंस से यहाँ पर जो भी ये कम करा गया है, ठीक है। तो 17 गुड्स से दोस्तों टोटल मिला के जिनमें ये टैक्स कम ज़्यादा करा गया दोस्तों, बढ़ाया भी गया बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। इसको हम आगे और एक बार देखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हाँ, ये अनित थापा से रिलेटेड है। अनित थापा आपको मालूम है कहाँ से आते हैं दोस्तों, तो ये आते हैं दार्जिलिंग से, ठीक है। दार्जिलिंग में दोस्तों एक भारतीय गोरखा प्रजातंत्र मोर्चा करके एक दोस्तों पॉलिटिकल आउटफिट है, उसके सदस्य थे दोस्तों। अब दोस्तों ये इलेक्ट हुए बोर्ड मेंबर GTA के। GTA म्हणजे गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है दोस्तों, तो वहाँ पर एक ये रिलीजियस ऑटोनोमस बॉडी है दोस्तों। होता क्या है कि कई जगह सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वहाँ पर आदिवासी लोगों को और वहाँ के जो कल्चर के लोग हैं जो वहाँ के मेन लैंड है उनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फील के लिए वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ अधिकार देती है, कुछ ऑटोनोमस बॉडीज वहाँ पे बनाती है जिसपे उनका ही कंट्रोल रहता है, वहीं के जो हेड होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी आपको काफ़ी सारी ऑटोनोमस यूनिट मिल जाएगी, वैसे सेम यहाँ पर जो है GTA दोस्तों गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये दार्जिलिंग में, यानी आपके कोलकाता के जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पर दार्जिलिंग पे ये रीजन है। तो यहाँ के जो अभी बोर्ड में यहाँ पे जो चुनाव हुए दोस्तों, उसमें दोस्तों जो है BGPM ने 27 जीती दोस्तों सीटें यहाँ पे 45 टोटल सीटों में से। तो वहाँ के जो बोर्ड मेंबर जो बनाए गए BGPM के अनित थापा बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी हाल ही में रहा। नेक्स्ट है दोस्तों तमिलनाडु से। दोस्तों तमिलनाडु में एक इंपॉर्टेंट मसला बहुत खबर में रहता है, मेघदूता प्रोजेक्ट, ठीक है। मेघदूता प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये काफ़ी टसल वाला प्रोजेक्ट है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। अभी क्यों हो रहा है इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये है चीफ मिनिस्टर जो है कि आपको मालूम है MK स्टालिन है तमिलनाडु के, वो वेल्लोर में एक पब्लिक फंक्शन में गए थे। वहाँ पर उन्होंने एक घोषणा करी और सीधी बात बोले तो मोदी जी और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बयान दिया कि आप जो है मेघदूता प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मत दीजिए, ठीक है, जो कि हमारे लिए अन्याय वाली बात होगी तमिलनाडु के लिए। दोस्तों मेघदूतु जो प्रोजेक्ट है ये मेनली कावेरी नदी पे बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है दोस्तों, कर्नाटका में। कर्नाटक गवर्नमेंट इसको बना रही है। अब इस रिजर्वोयर से काफ़ी दिक्कत तमिलनाडु को हो रही है। दिक्कत जो उसको होगी आगे जाके वो बोल रहा है, एक तो होगी दोस्तों उसको इनसफिशिएंट वाटर मिलेगा कावेरी नदी पे, क्योंकि आप देखिए ज़्यादातर कावेरी नदी तमिलनाडु में, ठीक है। तो अगर वहाँ पर कावेरी का पॉइंट कर्नाटका से उसका उद्गम होता है, तो अगर वहाँ से रिजर्वोयर कर्नाटका उसको रोकेगा तो तमिलनाडु को कहीं ना कहीं
इनसफिशिएंट वाटर मिलेगा, जो कि उसके काफ़ी सारे जो उद्योग है, काफ़ी सारे जो हम बोले कपड़ा उद्योग है, जो कि कोयम्बटूर और इस सब जगह इस रीजन में जो कपड़ा उद्योग जो नॉर्थ साइड तमिलनाडु में चलता है, वो उससे अफेक्टेड होगा। साथ साथ में जो किसानों को भी दिक्कत होगी। तो एक कारण तो ये भी है कि हाँ उसको इनसफिशिएंट वाटर मिलेगा, में एक दूसरे से प्रॉब्लम। दूसरा कारण ये है कि इनसफिशिएंट जब कभी बाढ़ आ जाती है तो अगर डैम एकदम से खुला तो कहीं ना कहीं बाढ़ की भी उनको स्थिति देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है एम के स्लिंग साहब ने क्या बोला, मेनली कर्नाटक इस मैग्नेटिक रिजर्व फॉरेस्ट के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो है सुप्रीम जो सेंटर को कतई भी मतलब इस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं देनी चाहिए, नहीं तो ये अवेलना होगी सुप्रीम कोर्ट के 2008 के ऑर्डर पे। सुप्रीम कोर्ट के 8 का ऑर्डर मेनली जो था वो अपहेल्ड राइट लोअर रिपेनियन स्टेट्स के लिए था, जो ऐसे स्टेट जो कि रिजर्वायर के मतलब इस मेघदूत प्रोजेक्ट से तो सेंटर को इन्वायरमेंटल जो क्लियरेंस अभी मतलब इसको एक ही ये मेघदूत रिजर्वायर सब जगह से इनको क्लियरेंस मिल गई, बस ये इन्वायरमेंटल जो क्लियरेंस है वो ही नहीं मिल पा रही है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट जो है यहाँ पे मुंबई कमिश्नर से रिलेटेड है विकास पालसारकर जो है यहाँ पर विवेक पालसारकर नाम है इनका, जो कि चीफ ऑफ मुंबई पुलिस यहाँ पे अपॉइंटमेंट किए गए हैं। जो पुराने दोस्तों थे उनका टेन्योर खत्म हो रहा था 30 जून को, जिनका नाम है संजय पांडे, उनकी जगह पे अब महाराष्ट्र के गवर्नमेंट जो अभी नए जो नियुक्त हुए 1989 जो बैच के ये पुलिस सर्विस IPS ऑफिसर है, ठीक है, मिस्टर पसालकर। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों डाटा पॉइंट। हाँ डाटा पॉइंट में आज जो है गीगा वर्कर के बारे में दे रखा है। तो पहले तो हमें पता करना पड़ेगा गीगा वर्कर होते क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे नीति आयोग का एक स्टेटमेंट है दोस्तों, नीति आयोग ने यहाँ पर एक डाटा दिया है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग क्या है। तो नीति आयोग आपको पता ही होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग, ठीक है, 2015 से अस्तित्व में आया है दोस्तों, योजनाओं और दूसरे कामों को देखता है, ठीक है। आगे बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो इसने एक एस्टिमेट दिया कि 68 लाख जो है गीगा वर्कर जो कि यहाँ पर हमारे इंडिया के वर्कफोर्स का हिस्सा बन चुके हैं 2019-20 के अकॉर्डिंग, जो कि पहले मात्र कुछ 10 साल पहले 25 लाख ही थे। अब अगर आप देखोगे तो टोटल वर्कफोर्स जो इनकी बन चुकी है पहले 1.3% थी, अब दोस्तों काफ़ी बढ़ चुकी है, ठीक है। इसमें से 38% जो है आप देखोगे तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर आपको पता ही है, वैसे वर्किंग फर्म जो कि अपने एम्प्लॉय 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उन कंपनीज़ में होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, और भी काफ़ी सारे वो होते हैं रेगुलर पे स्केल मिलती है उनको, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस साइन होते हैं, जब जाके वो ऑर्गेनाइज कहलाती है। इन ऑर्गेनाइज का कोई अता पता नहीं रहता कि उनको कब पैसा मिलेगा और कितने समय उनको काम करना है, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। तो 82% ऑफ देम जो है ऐसी जगह पे काम करते हैं जो इनफॉर्मल है, यानी उनका कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये एक चिंता की बात है कि काफ़ी सारा जो हमारे पर गीगा वर्कर है वो किस जगह पर काम कर रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है। जैसे आप जैसे स्विगी विगी, तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि कितना समय काम करना है और कितना पे स्केल आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे रिटेल ट्रेड सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और सेक्टर अकाउंट में ये जो काम करते हैं 58% गीगा वर्कर काम करते हैं, ठीक है। और 2 ऑक्यूपेशन सेगमेंट हो रहे हैं ड्राइवर और सेल्स में, जो कि टुगेदर यहाँ पर आप 52% देख सकते हो जो गीगा वर्कर काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक टेबल्स दे रखी है दोस्तों, जो कि आपको समझ में आएगा दोस्तों कि किस हिसाब से हमारे गीगा वर्कर इस तरह जो बड़े हैं कुछ इस समय में। तो फाइनेंशियल 2012 में आप देखोगे तो ये थे मात्र 25.2% कुछ हुआ करते थे, जो कि 2020 में बढ़ के 68 हो चुके हैं, जो कि अभी टोटल वर्कफोर्स का 1.3% हो चुके हैं। बात करें शेयर ऑफ गीगा वर्कर इन ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें आप देखोगे तो अनऑर्गेनाइज में 74% थे और फाइनेंशियल और जो ऑर्गेनाइज में 25 कुछ थे, जो कि अब बढ़ के 60 मतलब लगभग कमी हुए, मतलब ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में सेम ही ज़्यादा कोई डाटा में डिफरेंस नहीं। गीगा वर्कर फॉर्मल और इनफॉर्मल में भी आपको यहाँ पे दे रखा है कि 2012 के समय 10 साल पहले जो थे 16.3 थे और फॉर्मल में, और 83.7 जो थे इनफॉर्मल में थे। फाइनेंशियल 2012 में जो थे 2020 में जो थे 17.5 थे और 82.5 थे। अच्छा, वर्किंग ऑफ गीगा वर्कर नीति आयोग ने कैसे डिसाइड करा? तो नीति आयोग ने एक कैटेगरी डिसाइड करी है, ठीक है। इनने सबसे पहले तो एक 100 टॉप कंट्री सिटीज़ ढूंढी है, उनमें उनके जो अंदर लोगों ने जो गीगा वर्कर पहली बात तो कहलाएंगे, इसके अलावा नहीं कहलाएंगे। इसके अलावा उनकी एज ग्रुप भी यहाँ पे 18 से 45 होनी चाहिए। साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखी उनकी या तो सेकेंडरी 12 पास या फिर ग्रेजुएट होते हैं। बिलोंगिंग इनके बारे में बात करें तो इनकी जो 25th परसेंटाइल है वो मंथली जो इनका कंजम्पशन होता है, इनका खर्चा जो होता है, मतलब जो कमाते हैं उसका 75% ये खर्चा कर देते हैं, ठीक है। और वर्क इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर को उससे बाहर निकाला, ठीक है। तो आपको समझ गीगा वर्कर क्या होता है और ये काफ़ी ज़्यादा इनका बढ़ रहा है कहाँ पे, इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे गीगा वर्कर का दे रखा है लाख में। आप देखो तो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ में 2008 में समथिंग का डाटा है दोस्तों, 19-20 में कितने थे और समथिंग, तो पहले 6.2 थे, अब 6.9 हो चुके हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक ग्लेस और स्टीम गैर में 0.9 0.1 हो चुका है चेंज में, तो 0.1 का चेंज हुआ है। टोटल आप देखो तो 68 से 42 चेंजेस हुए हैं। नेशनल क्लासिफिकेशन नोटिफिकेशन में भी दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं हम एक ब्रीफ करंट, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट ब्रीफ में कुछ नॉलेज है। जैसे कि हमारा मरीन एक्सपोर्ट हमारा काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों, फाइनेंशियल 2020 से लेकर और 2022 का, ठीक है, 2021-22 में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। क्या है 30% हमारा जो इंक्रीज़ हुआ है मरीन एक्सपोर्ट। मरीन एक्सपोर्ट क्या होता है दोस्तों? मरीन एक्सपोर्ट वही होता है जो कि हम समुद्र से गेन करते हैं, और जैसे मछली हो गया, फिर केकड़े हो गए, टाइप ऑफ
बहुत सारा तो हम कंज्यूम करते हैं, बहुत सारा इंपोर्ट भी करते हैं। तो हम दोस्तों काफ़ी सारा हमारा इंक्रीज़ हुआ क्या है, तो इन द परसेंटेज, ठीक है, एक्सपोर्ट इन मरीन प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया इज 7.76 बिलियन ड्यूरिंग 2021-22, जो कि पिछले वर्ष जो कि 5.96 बिलियन हुआ करता था, यानी लगभग 1 बिलियन का यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब आप देखोगे तो फाइनेंशियल अकॉर्डिंग टू कमर्शियल मिनिस्टर के द्वारा इसको बताया गया, इंडिया के द्वारा कितना माल एक्सपोर्ट किया गया, तो लगभग 13 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा कुछ यहाँ पे माल, जो कि सी फूड हमने कम से कम इतना 57,000 करोड़ का यहाँ पे हमने क्या कराएं, एक्सपोर्ट कराएं, ठीक है। इसमें मेनली जो चीज़ ज़्यादा हमने करी है फ्रोजन श्रिम्प करते हैं। फ्रोजन श्रिम्प एक प्रकार की मछली होती है दोस्तों, केकड़े की टाइप वेराइटीज़ की, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेरिका में ज़्यादा जो है इसका पकड़ी जाती है, ठीक है। तो अमेरिका सबसे बड़ा इसका एक्सपोर्टर है और हमने भी अच्छा खासा इसमें करा है। बात करते हैं लोकपाल से रिलेटेड। आपको मालूम है 2015 में मोदी जी द्वारा लोकपाल को लाया गया था, लेकिन वो फाइनली अब आ पाए पे अब काम कर पा रहे अपना, ठीक है। तो लोकपाल लोकायुक्त तो आपको मालूम है एक प्रकार की करप्शन को पकड़ने के लिए एक मुहिम थी और एक आयोग था जो बनाया गया, पद बनाया गया। अभी एक आरटीआई के थ्रू दोस्तों पता चला कि 5,680 दोस्तों कंप्लेंट यहाँ पर रिसीव हुई है 2021-22 में करप्शन से रिलेटेड, ठीक है। और बात करते हैं इलीगल इमिग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 80 लोग यहाँ पर इलीगली इमिग्रेट हुए, कहाँ से, म्यांमार से। आपको मालूम है 2019-20 से दोस्तों आपको मालूम है म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है, वहाँ पर सैन्य शासन है, मिलिट्री कूप है, ठीक है। आंग सान सूकी की सरकार वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर सैन्य काफ़ी विद्रोह भी हुआ, लेकिन फाइनली सैन्य ने कुछ कंट्रोल कर रखा है और वहाँ पर अत्याचार कंटिन्यूस हो ही रही है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो हमारे म्यांमार से रिलेटेड बॉर्डर, आपको मालूम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय, ठीक है, मणिपुर, ये 3-4 जो स्टेट है ये इसके अभी बाउंड्री बनाते हैं म्यांमार से, ठीक है, ठीक है, शेयर करते हैं। तो मणिपुर में कंटिन्यूसली यहाँ पे जो मणिपुर पुलिस द्वारा बताया गया कि यहाँ पे 80 लोगों ने एंटर कराया था माइग्रेंट, ठीक है। मंकी पॉक्स के 200 टोटल यहाँ पर आप देखोगे तो 4,100 केस हो चुके हैं। मंकी पॉक्स के बारे में मालूम नहीं है आपको, तो बता दूँ एक प्रकार का वायरस है दोस्तों। सबसे पहले ये अफ्रीका में देखा गया था, अब इसके केस यूरोप में भी स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब आप देखें तो वर्ल्ड WHO द्वारा कल इसके जो टोटल केस बताए गए वो 4,100 हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो अभी तक दोस्तों 50 कंट्री तक ये पहुंच चुका है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल आपसे पूछ सकते हैं टेड्रोस एडहोम दोस्तों, जो कि WHO के डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम टर्की से रिलेटेड। टर्की दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल अभी पैदा करा है इसमें नाटो डील से रिलेटेड। आपको पता है कि रशिया काफ़ी समय से मतलब कोशिश कर रहा था कि उसकी बॉर्डर तक नाटो नहीं पहुंच पाए, ठीक है। इसीलिए उसने यूक्रेन से वॉर भी लड़ी, क्योंकि यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो या यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन जाए। फाइनली युद्ध अभी तक चल रहा है, फरवरी से लेकर उसके अभी तक, फरवरी से युद्ध स्टार्ट हुआ था 24 फरवरी से, और अभी तक युद्ध चल रहा है। अगर आप देखो तो नाटो का एक्सपांशन रुका नहीं, ठीक है। जो उसके अड़क पड़ोसी देश थे स्विट्जरलैंड और स्वीडन और फिनलैंड, उनने भी अभी कुछ महीने, 1 महीने पहले दोस्तों यहाँ पर घोषणा करी थी कि हम नाटो के सदस्य चाहते हैं, ठीक है। तो रशिया कहीं ना कहीं इस चीज़ों में फेल हो रहा है। अब दिक्कत ये थी दोस्तों, जब स्वीडन और फिनलैंड ने यहाँ पर कहा, फिनलैंड तो काफ़ी बॉर्डर शेयर करता है रशिया से, और स्वीडन भी, ठीक है। तो स्वीडन फिनलैंड ने जब ये कहा कि हमें नाटो की सदस्य चाहिए, तो तुर्की ने आपको मालूम है विरोध जताया था। उसका कहना था कि आप दोनों में जब तक नाटो के सारे सदस्य नहीं बोलेंगे या एग्री करेंगे, तब तक स्वीडन और फिनलैंड नाटो का सदस्य नहीं बन सकते। फाइनली तुर्की ने भी अब बोल दिया कि हाँ आप बन सकते, तो अब आप कह सकते हैं नाटो की सदस्यता बढ़ेगी, स्वीडन और फिनलैंड भी नाटो का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि फाइनली तुर्की ने इसको जो अप्रूवल दे दिया। तुर्की, कारण क्या था, तुर्की मना कर रहा था क्यों, मतलब स्वीडन और फिनलैंड जो कि नाटो का हिस्सा नहीं बन सकते, क्या कारण था। तो तुर्की का मेन जो कारण था मना करने का, वो मेन कारण था कुर्दिश मिलिटेंट्स। उसके यहाँ पे दोस्तों आपको मालूम है जो तुर्की है वहाँ पर एक प्रकार का आतंकी ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है कुर्दिश मिलिटेंट्स। उसका आरोप था ये जो ग्रुप है ये ग्रुप जो कि चलाया जाता है, स्वीडन इसको सपोर्ट करता है, स्वीडन और फिनलैंड को सपोर्ट करते हैं, और इसके जो चलाने वाले हैं वो जो कंट्रोल करते हैं इसको स्वीडन और फिनलैंड से करते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ पर इनको स्वीडन द्वारा संरक्षण दिया जाता है। तो वो चाहता था कि अगर चांस अगर स्वीडन और नाटो का सदस्य बन गया तो मैं उनको कैसे डिफेंड कर पाऊंगा, ठीक है, उनका ये कहना था। और साथ साथ में उनका एक और कारण था कहने का दोस्तों, जो कि 2016 में वहाँ पे कूप होने वाला था दोस्तों, सरकार उनकी जो एर्दोगन की सरकार जाने वाली थी, उसके पीछे यही जो है मिलिटेंट ग्रुप था कुर्दिश विद्रोह का, उनका ही पीछे हाथ था दोस्तों। लेकिन यहाँ पर तुर्की ने एक शर्त रखी थी दोस्तों स्वीडन और फिनलैंड के लिए कि अगर आप ऐसा मुझे एस्टिमेट देते हो जो एक महीने कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले, कि आप जो भी सस्पेक्ट है स्वीडन फिनलैंड के उनको आप अरेस्ट करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, हमारी मदद करोगे, और साथ साथ में आप ऐसा रिटर्न लिख के दोगे कि अगर कुर्दिश को हमको कंट्रोल करना है तो आप हमारी मदद करोगे, तो ही हम आपको अप्रूवल दोगे। तो ये पूरा इनके बीच में बैठक हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पे नाटो के सेक्रेटरी जनरल है दोस्तों, और साथ में स्वीडन और फिनलैंड और तुर्की के लीडर्स हैं, इन्हें आपस में बैठ कर इसको रिजोल्व कर लिया दोस्तों। और यहाँ पर अब तुर्की भी मान गया है, और स्वीडन और फिनलैंड ने भी जो शर्तें थी तुर्की की वो मान ली है, ठीक है। उसमें मेनली जो शर्त जो थी वहाँ पर जो 12 सस्पेक्ट जो थे उसमें से 10 को यहाँ पर जो है उनको सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने में तुर्की की यहाँ पर मदद करेंगे फिनलैंड, ठीक है, स्वीडन, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है करंट अफेयर शॉर्ट देख लेते हैं थोड़े से, ठीक है। मैं आपको मालूम है GST काउंसिल के बारे में,
तो यहाँ पे जीएसटी परिषद ने कई वस्तु पर सेवा पर वस्तु ठीक है सेवा और वस्तु पर दरों में बदलाव में मंजूरी दी है दोस्तों। ठीक है, चेक जारी करने के लिए बैंक द्वारा दिए जाने वाले शुल्क में 18% जीएसटी होगा। ठीक है, और साथ में मानचित्र और एटलस सहित पर 12% का शुल्क होगा, और 1,000 रुपये से कम के होटलों में 12% टैक्स लगेगा। ठीक है, जिनके पैसे कम लगते हैं मेनली। इसके अलावा इसरो दोस्तों लॉन्च कर रहा है PSLV C53। अच्छा, PSLV 63 दोस्तों एक लॉन्चिंग व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसरो का। यहाँ पर ये 3 दोस्तों सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है एक साथ। ठीक है, जो कि सिंगापुर की है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेनली साइन किसने करवाया था दोस्तों? ये इसरो की एक प्राइवेट कंपनी है जो कि इसरो के अंतर्गत काम करती है। इसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड दोस्तों अभी हाल ही में ये बनी है दोस्तों कंपनी, और ये इसरो के लिए जो है सैटेलाइट मुहैया करवाती है उसको लॉन्चिंग करवाने के लिए। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, और बात करें PSLV C50 जो C53 है, कब स्टार्ट होगा दोस्तों? तो ये आपको मालूम है हमारा जो लॉन्चिंग व्हीकल है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, जो कि आपको मालूम है 6 जुलाई को होने वाले। नेक्स्ट न्यूज़ देखते अगर हम, तो हाँ, हाई स्पीड एरियल टारगेट अभ्यास नाम से जो कि इसको फाइनली इसको टेस्ट करा गया उड़ीसा में, उड़ीसा की कोस्ट में, वहाँ पर ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर रही। एक बार की हाई स्पीड एरियल टारगेट जो है मिसाइल दोस्तों, इसको सक्सेसफुली टेस्ट करा गया है। ठीक है, इसका नाम अभ्यास है। ठीक है, और चांदीपुर उड़ीसा में इसका DRDO ने फाइनली टेस्ट कर लिया। DRDO को आपको मालूम है मिसाइल हमारे जितने भी टेस्ट करता है वो DRDO करता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं, आज का जो सेशन है यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू बस।